आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the magnitude of force of attraction या repulsion between two point charges is directly proportional to the क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charges and inversely proportional to the square of distance बिटवीन देम। अब ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और चार्ज क्या होता है? रेस्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मीनिंग है कि ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का दूरी क्या है? R। तो मान लेते हैं कि लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस R। अब किससे? फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 और Q2। मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि माइनस भी रहेगा तो हम प्लस ही लेंगे एक। एंड और क्या कहता है कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं? एक साथ दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब F प्रोपोर्शनल हटा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आया, कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है? कूलम्स लॉ। यहाँ K क्या है? कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट। अब ये क्या कहा है? कूलम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और चार्ज कहाँ है? रेस्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them।
तो हम मान लिए हैं कि लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस r, दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी क्या है r। तो कूलम्ब लॉ से क्या होगा, F जो लगेगा दोनों के बीच, फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी Q1 into Q2, एंड F जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 by डिस्टेंस का स्क्वायर। सेकंड, अब दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन किए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 by r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट क्या है K। यहाँ K क्या है, here K is a proportionally constant। ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट। ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट। known as electrostatic constant या कूलम्ब कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, ये K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब कांस्टेंट। अब क्या होता है, अब K का वैल्यू डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग होता है। इन SI सिस्टम में K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। अब ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9। अब यहां से देखिए F क्या था, K Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9। अब K का यूनिट निकालना है तो F ये r स्क्वायर ऊपर चला गया, Q1 और Q2 नीचे, तो F का क्या हो गया न्यूटन, ये R का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, कूलम्ब तो कूलम्ब स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। तो इन SI सिस्टम में K को हम लोग क्या कहते हैं 1/4πε0 यानी वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। अब ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10 to the power -12, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10 to the power -12। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट निकालने के लिए हम K के प्लेस पे क्या डालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। तो 1/4π क्या है कांस्टेंट, इसका तो होगा नहीं। अब एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, F आ गया नीचे, Q1 है Q2 है r स्क्वायर। तो Q1 Q2 यानी कूलम्ब स्क्वायर, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, ऊपर गया तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर यानी न्यूटन, यानी इसका यूनिट क्या हो गया न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10 to the power -12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर। अब
ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब क्या होता है, कभी कभी आपको पूछ देगा कि के का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ के क्या है, कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का डायमेंशन पूछेगा तो के का डायमेंशन एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। अब यहाँ एफ क्या है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। मास का डायमेंशन m, एक्सलेशन का डायमेंशन ml t माइनस 2। तो f का इतना हो गया r स्क्वायर का। अब r क्या है, लेंथ। तो लेंथ का क्या होगा, मीटर। अब q का डायमेंशन क्या होता है, तो q का निकालना है तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी। तो q इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। तो I का क्या, a और t का t। F का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, इसका एल स्क्वायर और इसका क्या है, ए टी और ए टी। तो क्या है, m रहा, l कितना हो गया, एल क्यू। अब ऊपर में क्या है, t माइनस 2, नीचे में एगो टी और एगो दो को टी हो गया, ऊपर गया तो क्या हो गया, t के पावर माइनस 4। अब ए स्क्वायर ऊपर गया तो a के पावर माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया k का। इसी प्रकार अगर हमको डायमेंशन कहेगा निकालने के लिए किसका, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कहेगा तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम के लिखे या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, 1/4 पाई तो कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है, तो 1/f पर में Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो Q का डायमेंशन क्या होता है, 80, फिर Q का डायमेंशन 80, F का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, आर का एल स्क्वायर। कि m ऊपर गया तो m इनवर्स, l कितना है, 1 और 2 3, तो ऊपर -3। अब ये t माइनस ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, 1 2 और 2 4, t के पावर 4 और a का क्या हो गया, a स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब एक चीज क्या है, ये तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ 0 के जगह अगर 8 दे दे तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, ये क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मीन्स होता है एफ ए बाई एफ ए, मतलब एम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये क्या होता है, रेशियो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट सम डिस्टेंस इन एयर टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स बिटवीन एयर टू द सेम चार्ज एट ए सेम डिस्टेंस बिटवीन मीडियम। यानी हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of force between
two charges at some distance in air to the force between same charges at same distance in a medium। यानी ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट सम डिस्टेंस इन एयर टू द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। तो मान लेते हैं कि लेट Q1 एंड Q2 लेट चार्जेस Q1 and Q2 at a distance r, तो हम निकालते हैं फोर्स इन एयर। तो फोर्स इन एयर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 बाई r²। इसको फर्स्ट माने। अब हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं मीडियम में। तो मीडियम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एयर में या वैक्यूम में होता है, यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन होगा। तो अब Q1 और Q2 तो है ही r²। अब क्या कर, इसको मान लिए 2, तब क्या करते हैं, डिवाइडिंग 1/2। चूंकि एयर बाई मीडियम FA बाई FM। FA क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। ये से ये खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी FA बाई FM, यानी इसी को कहते हैं एप्सिलॉन r, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। अब क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form। देखिए स्टेटमेंट जो इसका था, स्टेटमेंट सेम ही रहेगा कि क्या, स्टेटमेंट जो कूलम्ब्स लॉ का था, जो पहले पढ़े सेम ही। क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब हम यहाँ स्टेटमेंट से मान लेते हैं कि लेट 2 point charges Q and Q2 at a distance r। तो अब यहां पर क्या है, Q1, यहां पर क्या है, Q2। तो अब इसको क्या करना है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको इधर ये रिपेल करना है और इसको इधर ये रिपेल करना है। अब इसका डायरेक्शन, यानी ये 1/2 के कारण, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण, ये क्या है 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण। चार्ज 1 पर 2 के कारण फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है। चार्ज 2 पे
वन के कारण लग रहा है तो डायरेक्शन ही रहा। अब इसका क्या है, क्योंकि वेक्टर मेथड में डायरेक्शन होता है तो 1 पे 2 लग रहा है तो डायरेक्शन यहाँ जो होगा यूनिट वेक्टर का वो कहाँ लगेगा, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। फिर अब ये 2 पर लग रहा है 1 से, तो इसका डायरेक्शन जो होगा यूनिट वेक्टर का होगा 1 से 2 की तरफ, यानी F12, यानी F12 का अर्थ है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 ये सेम 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक पर लग रहा है 2 के कारण तो डायरेक्शन R21। सेम F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी F2 पे 1 के कारण 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 से 2 की तरफ। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब ये डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ जो है इसको अगर इक्वल करेंगे तो सिर्फ माइनस देना होगा, 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि F12 खाली निगेटिव हो जाएगा F21 का, यानी ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी R12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस R21 के। यानी ये क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब हम डिफाइन करते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। कूलम यानी 1 कूलम को डिफाइन करना है तो हम जानते हैं कि F क्या होता है, कूलम्स लॉ से। किससे, कूलम्स लॉ से। F क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हम जानते हैं कि K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। अगर यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q मान लीजिए, लेट R इक्वल टू 1 मीटर है ना, और F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये Q2 क्या हो गया, Q स्क्वायर, और नीचे तो 1 हो गया, यानी Q स्क्वायर ये से ये कट गया 1, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम, 1 कूलम। तो अब क्या है, 1 कूलम इज दैट चार्ज, 1 कूलम इज दैट चार्ज क्या करता है, विच रिपेल, क्या करता है कि 1 कूलम इज दैट चार्ज विच रिपेल equal and similar charge. 1 coulomb is that charge which repel equal and similar charge. 1 coulomb is that charge which repel equal and similar charge placed at 1 meter. क्या है कि 1 coulomb क्या है, is that charge which repel equal and similar charge placed at 1 meter.
इन वैक्यूम या एयर with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. क्या कहता है? 1 coulomb is that charge. 1 coulomb is that charge which repel equal and similar charge placed at 1 meter. कहाँ है? वैक्यूम या एयर में with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. जब 1 कूलम को हम डिफाइन करेंगे तो 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हिच रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लेस्ड एट 1 मीटर इन वैक्यूम या एयर विथ ए फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 मीटर. अब ये हो गया चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज. अब चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ऐसा यूनिट अब हम क्या लिखेंगे? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज. सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. क्या होता है? स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU ऑफ चार्ज. क्या होता है? सीजीएस यूनिट चार्ज का जो होता है वो क्या होता है? स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ESU. सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ESU. ऐसा यूनिट तो जानते ही चार्ज का. ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम. लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. अब देखिए क्या है कि SI यूनिट चार्ज का क्या पढ़े थे? कूलम, है ना. शॉर्ट में क्या कहते हैं? C कहते हैं. अब क्या होता है? अब इन SI सिस्टम में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10 to the power 19 कूलम. यानी 1.6 × 10 to the power -19 कूलम क्या होता है? चार्ज होता है SI यूनिट में, इलेक्ट्रॉन में. अब यही सीजीएस यूनिट में क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. किसमें? सीजीएस में. सीजीएस यूनिट में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -4.8 × 10 to the power -10 ESU. अब चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे SI यूनिट में होता है -1.6 × 10 to the power -19. अब ये क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सीजीएस यूनिट में क्या होता है? -4.8 × 10 to the power -10 ESU. ये हुआ सीजीएस यूनिट और ये क्या हुआ? SI यूनिट. तो अगर हमको निकालना है 1 कूलम, का वैल्यू, तो 1 कूलम का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा? -4.8 × 10 to the power -10 में डिवाइड कर देंगे. किससे? -1.6 × 10 to the power ये क्या हो जाएगा? ESU. माइनस से माइनस खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया. अब क्या हो जाएगा? इससे काट दिया. कितना बार में कटा? 3 बार में. और ये 10 और ऊपर भी 10 to the power 9 ESU यानी स्टेट कूलम. यानी 1 कूलम इसके बराबर हो गया 3 × 10 to the power 9 ESU या स्टेट कूलम. ये रिलेशन निकालिए कूलम और यानी SI में और
सीरियस है, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU या स्टेट कूलम, जो भी कहे चलेगा। अब अनदर यूनिट क्या होता है? अब क्या सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? EMU, तो 1 EMU कितना के बराबर होता है? 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल टू 10 कूलम। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? 10 कूलम के बराबर। अब चूंकि 1 कूलम कितना के बराबर होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU के बराबर। हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 10 ESU, यानी रिलेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में और ES यूनिट में, मतलब सीरियस सिस्टम है। अब हम क्या पढ़ते हैं? कूलम्स फोर्स फिर पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। कूलम्स फोर्स या लॉ बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तो मान लेते हैं लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2। मान लिए कि कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2, लाइन कोई दो चार्ज है, लेट चार्जेस Q1 एंड Q2, लाइन इन फ्री स्पेस, लेट। अब कोई दो चार्ज है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। यहां पर क्या है? Q1, यहां पर क्या है? Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ये इसको इधर रिपेयर करेगा, ये इसको इधर रिपेयर करेगा। तो यहां F1 पर 2 के कारण फोर्स लगेगा और यहां F2 पर 1 के कारण फोर्स लगेगा। तो let R1 and R2 be their position vectors respectively। हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? F1 पे, यानी कहने का मतलब है कि ये ओरिजिन है, तो क्या हो जाएगा? OA इक्वल टू R1, OA OB यानी R2। अब इस पॉइंट को मान लिए A, इस पॉइंट को मान लिए B। इस पॉइंट अब हम क्या निकालेंगे? F1 पर 2 के कारण फोर्स, तो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब डिस्टेंस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? AB का स्क्वायर। अब 1 पर 2 के कारण लग रहा है, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इधर होगा, किसका?
2 पर 1 के कारण तो क्या हो जाएगा 1 पर 2 के तरफ, और इसका डायरेक्शन इधर होगा, किस पर लग रहा है 2 पर, तो 2 पर तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा 1 से 2 के तरफ, 1 से 2 के तरफ, 1 पर 2 के कारण लग रहा है तो डायरेक्शन जो होगा वो 2 से 1 के तरफ, और 2 से पर 1 के कारण लग रहा है तो डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 पर 2 के कारण लग रहा है तो डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ। और रूल क्या है कि R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1। पहले यूनिट वेक्टर, पहले देखिए पहले यूनिट वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए क्या किया जाता है वेक्टर अब इसका मॉड, जब भी यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं तो वेक्टर बाय उसका मॉड। तो अब क्या है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब AB को हम लोग लिख सकते हैं AB के ऊपर वेक्टर और मॉड दे दीजिए, मॉड से वेक्टर खत्म हो जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं R21 के ऊपर वेक्टर, नीचे में क्या लिख दिए R21 का मॉड। अब यहां देखिए AB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OA, तो OB क्या है R2 माइनस R1। तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये तो रहा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि ये क्या है R2 और 1, तो R2 का 1 क्या होता है लास्ट वाला था R1 माइनस R2। अब नीचे में है तो नीचे में ये क्या है R2, इसको भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अब यहाँ क्या है R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यहाँ R1 माइनस R2। तो मॉड में क्या होता है कॉमन ले सकते हैं, मॉड में क्योंकि माइनस भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें कॉमन लेने के बाद मॉड से बाहर निगेटिव भी पॉजिटिव निकलता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q2, और ये क्या है R1 माइनस R2। अब R1 माइनस R2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बाई में मॉड है R1 माइनस R2। अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ये क्या है मॉड में R1 माइनस R2 का Q, और यहाँ क्या हो गया R1 माइनस R2। अब सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं F21 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए 1 2 था तो 1 माइनस 2, यहाँ क्या है 2 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब यहाँ क्या था 1 2 तो 1 माइनस 2, यहाँ क्या है 2 1 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब। अगर 2 1 2 है तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2, और 2 1 है तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ मॉड का क्यूब सेम लिख सकते हैं। अब ये क्या था कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म पढ़ लिए, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
अब क्या पढ़ेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है एक चार्ज पर एक से अधिक चार्ज जो काम करता है उसके कारण जो रिजल्टेंट निकलता है उसको क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स acting on a given point charge यानी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स acting on a given point charge due to a number of point charges due to a number of point charges around it उसके चारों तरफ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज यानी किसी एक पॉइंट चार्ज पर जो एक से अधिक चार्ज है उसके चारों तरफ उसके कारण is the vector sum of the individual forces acting on that point charge is the vector sum of individual force। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस इज द अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन that point charge due to all other point charges क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज किसी कारण एक चार्ज पर एक से अधिक चार्ज के कारण अराउंड इट क्या होता है? इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम का मतलब कि मान लिए Q0 चार्ज है इस पर Q1 के कारण जो लगता है 100 Q2 के कारण लगता है 100 Q3 के कारण लगता है 100 Q4 के कारण लगता है 100 और Qn के कारण लगता है। इसका मान लिए R1 ये R2 ये R3 ये R4 ये R5 तो मान लेते हैं कि लेट ए गिवन पॉइंट चार्ज Q0 एट O क्या Q0 कहां पर है? Q0 कहां पर है? O पर है ना। तो अब क्या निकालते हैं? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू अब क्या कोई चार्ज क्या है दिया हुआ है क्या Q0 लेट n charges Q1 Q2 Qn around it at a distance
R1 R2 डॉट डॉट Rn रेस्पेक्टिवली। मान लिए कि लेट ए गिवन पॉइंट चार्ज Q at O, let n charges Q1 Q2 dot dot Q1 around it at a distance R1 R2 Rn respectively। अब क्या निकालते हैं? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। तो यानी हम किस पर निकालते हैं? 0 पर 1 के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, इसका डिस्टेंस क्या है? R1। तो R1 का स्क्वायर अगर आप वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में रख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा? R1 का यूनिट वेक्टर। अब इसी प्रकार सिमिलरली अब हम 0 पर निकालते हैं 2 के कारण। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R2 का स्क्वायर और R2 का यूनिट वेक्टर डॉट 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 ऐसे ही 3 के कारण 4 के कारण। अब निकालते हैं n के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn Rn का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn। अब क्या? सुपरपोजिशन टोटल फोर्स। अभी क्या कहता है? टोटल फोर्स जो होता है वो सम का क्या होता है? वेक्टर सम। क्या होता है? टोटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? सम का क्या होता है? वेक्टर सम होता है। अब क्या निकालते हैं? टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0। तो F यानी 0 पर 1 के कारण, 0 पर 2 के कारण, 0 पर 3 के कारण, 0 पर n के कारण। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R1 का स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। इसको हम फिर अब लिख सकते हैं इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R2 का स्क्वायर R2 का यूनिट वेक्टर डॉट डॉट लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn Rn का स्क्वायर यूनिट वेक्टर। अब क्या है? अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए और Q0 कॉमन आ गया। समेशन i का वैल्यू 1 से लेके n तक, i का वैल्यू 1 से लेके n तक। अब क्या लिखेंगे? Q I R I का स्क्वायर R I यूनिट वेक्टर 1। अब क्या? I का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Q1 नीचे में हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये R1 यूनिट वेक्टर। उसके बाद समेशन फिर प्लस I का वैल्यू 2 होगा तो ये आएगा, फिर प्लस I का वैल्यू 3 आएगा, फिर नेक्स्ट और I का वैल्यू n होगा तो ये n हो जाएगा। यानी ये अब निकल गया। यानी ये क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज।